नमस्कार, आप देख रहे हैं कबड्डी अड्डा। मैं हूं अंकित, मेरे साथ आदिल मौजूद हैं और एक अलग सेक्शन जो है आपके लिए लेकर आए हैं और सेक्शन है कोचेस का सेक्शन। 2 कोचेस हैं, उनको हम लेकर आएंगे हर वीडियो में और 12 फ्रेंचाइजेस आपको पता है, तो हर वीडियो में 2-2 कोचेस होंगे। उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस को एनालाइज करेंगे। ये भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि ये जो दोनों कोचेस हैं उनकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है अपनी टीम के लिए आने वाले PKL 11 के संस्करण के लिए, जिसकी शुरुआत आपको पता है 18 अक्टूबर से हो जाएगी हैदराबाद में। तो हमारी टीम भी यहाँ आपको दिखेगी चीजें कवर करते हुए। लेकिन अब आते हैं स्ट्रेट टू द वीडियो और वीडियो पर हम बात करने वाले 2 कोचेस की। आदिल इस पर प्रकाश डालेंगे। पहले कोच है जिन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, एक ऐसे कोच जो कि एक फ्रेंचाइज के साथ जब से PKL की शुरुआत हुई तब से उसी फ्रेंचाइज के साथ जुड़े हुए हैं। रणधीर शेरावत सर लेजेंडरी कोच हैं, बहुत सारे खिलाड़ियों को इन्होंने बनाया है अपनी कोचिंग करियर में। तो एक तरफ बात करेंगे रणधीर शेरावत की और उसके बाद बात करने वाले हैं बंगाल वॉरियर्स के जो कोच आए हैं, कोचिंग सेटअप में जो बदलाव आया है प्रशांत सुरवे की, कि बंगाल वॉरियर्स को ये जो कोच है प्रशांत सुरवे वो कैसे लेकर जाते हैं। तो सबसे पहले रणधीर की बात कर लेते हैं, रणधीर शेरावत सर की बात करते हैं। तो क्या लगता है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है और कैसे देखते हैं उनकी कोचिंग को इस बार बेंगलुरु के लिए? बेंगलुरु बुल्स नो डाउट हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रही है। जब भी उन्होंने खेला है PKL तो हमेशा हमने देखने को मिला है कि जो स्ट्रॉन्ग टीमें होती हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से टक्कर देती है। प्लेऑफ के लिए क्वालिफिकेशन में भी हमेशा रेस में बनी रहती है बेंगलुरु बुल्स, ऐसी टीम है। और इसकी मेन वजह यह है कि उनके जो कोच हैं रणधीर शेरावत, वो किसी भी प्लेयर से किसी भी टाइम पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकलवा सकते हैं। और इस बार तो उनके पास प्रदीप नरवाल हैं, अजिंक्य पवार हैं, डिफेंस में भी काफ़ी अच्छी टीम है, तो इस पे भी हम अभी चर्चा करेंगे। तो मेन ये है कि ये अब कैसी परफॉर्मेंस इनकी PKL 11 में आने वाली है, तो इस पे हम बात करेंगे कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। और स्ट्रैटेजी से पहले हमें प्लेइंग 7 क्या हो सकते हैं उस पर थोड़े नज़र डालनी पड़ेगी ताकि उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बन सके। तो पहले जो प्लेइंग 7 है उस पर बात करें तो 3 जो मेन रेडर हो सकते हैं टीम में, वो ये हो सकते हैं। पहले प्रदीप नरवाल हैं, दूसरे अजिंक्य पवार हैं और तीसरे जो हैं या तो अक्षित या जय भगवान या सुशील। ये तीनों थर्ड रेडर के लिए एक काफी अच्छा ऑप्शन है। तो ये तीनों अक्षित प्रॉमिसिंग है, मतलब अक्षित काफी की अगर आप पिछला रेट सीजन देखेंगे तो बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर है। तो मुझे लगता है कि उनको चांसेस मिल सकते हैं। इन तीनों में सबसे ज्यादा चांसेस मुझे अक्षित के लगते हैं। बिल्कुल, जय भगवान भी अच्छे हैं, सुशील भी अच्छे ही हैं। इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है पहले भी। तो ये 3 थर्ड रेडर के उस पे थे। अब जो 4 डिफेंस जो कमान संभालेंगे, राइट कॉर्नर पे होने वाले हैं सौरभ नंदल, जो टीम के हो सकता है कप्तान भी हो। और लेफ्ट कॉर्नर पे ऑलराउंडर नितिन रावल हमें नजर आ सकते हैं। नितिन रावल ऑलराउंडर हैं तो वो रेड भी कर सकते हैं, वो लेफ्ट कॉर्नर संभालते हुए नजर आएंगे। और राइट कवर की अगर हम बात करें तो वहां पे सुब्रमण्यम हमें नजर आ सकते हैं और लेफ्ट कवर पर प्रतीक नजर आएंगे। ये दोनों पिछले साल भी बेंगलुरु बुल्स का ही हिस्सा थे और इस बार भी बेंगलुरु बुल्स में ही खेलते नजर आएंगे। तो ये दोनों कवर की कमान संभालेंगे। कवर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। लेफ्ट कॉर्नर भी नितिन रावल जो हैं वो पिछला सीजन नहीं खेले थे, चोट के कारण बाहर हो गए थे नितिन रावल और फिर पूरा सीजन नहीं खेल पाए थे। तो उनकी भी वापसी हो रही है, तो वो भी कैसा प्रदर्शन करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। सौरभ नंदल पिछले साल टीम में थे, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था और वो टीम में मौजूद हैं। इस बार राइट कॉर्नर संभालेंगे तो राइट कॉर्नर काफी अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन बाकी जो डिफेंस है वो थोड़े से वीक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो स्ट्रैटेजी ये रहेगी, डिफेंस की स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि डिफेंस थोड़ा संभल के खेलेगी, एडवांस टैकल करने नहीं जाएगी, बहुत ज्यादा एग्रेसिव डिफेंस नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उनके ऑफेंस की बात करें, रेड डिपार्टमेंट की बात करें, तो बहुत तगड़ा रेड डिपार्टमेंट है और उनको बिल्कुल भी डू और डाई रेड पर नहीं खेलना है। मैच की शुरुआत से ही पहले ही रेड से उनको अटैक करते हुए खेलना है, क्योंकि उनके पास प्रदीप नरवाल है, अजिंक्य पवार हैं, सुशील हैं, जय भगवान हैं, अक्षित हैं। तो रेडरों की फौज है, तो उनको लगातार अटैक करते हुए खेलना चाहिए। ये रेड की स्ट्रेटेजी रह सकती है। बिल्कुल, ये रह सकती है स्ट्रैटेजी। आमतौर पर आदिल और मैं डिस्कशन जब करते हैं तो हम हमेशा खिलाड़ियों की बात करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करते हैं। वक्त आ चुका है हम कोच की स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात कर लें। तो रणधीर सर की कोचिंग की स्ट्रेंथ क्या है, स्पेशली अगर हम बेंगलुरु बुल्स को नजर रखें? डेफिनेटली एक पॉइंट तो आपने बोल ही दिया कि वो प्लेयर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकालने में माहिर है, लेकिन इसके अलावा आपको क्या लगता है उनकी स्ट्रेंथ क्या है और कहाँ पे आपको वीकनेस दिखती है? हालांकि हम लोग बहुत छोटे लोग हैं उनकी वीकनेस बताने के लिए, बट फिर भी जस्ट इन केस की कहाँ कुछ वीकनेस है जो टैक्टिकली अच्छी हो सकती है बेंगलुरु की टीम? सबसे पहले तो पिछले सीजन भी हमने देखा जो इनके कवर डिफेंडर थे वो काफी ज्यादा बदलाव होते हुए पिछले सीजन में नजर आया था।
कवर डिफेंडर में। तो इस सीजन ऐसा ना करें, एक ही जो कवर डिफेंडर जिनको आप खिला रहे हैं उनको ज़्यादा मौके दें ताकि वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन सके और अच्छा प्रदर्शन कर सके। यहाँ पे थोड़ी सी टीम लड़खड़ाती हुई नजर आती है और इस सीजन भी यही एक जगह है जहाँ पे बेंगलुरु बुल्स थोड़ी सी वीक नजर आ रही है, कवर डिफेंस। चाहे वो राइट कवर हो चाहे वो लेफ्ट कवर हो, दोनों कवर्स पे टीम थोड़ी सी वीक नजर आ रही है। तो यहाँ पे काम करने की जरूरत है रणधीर साहब को। बिल्कुल। लेट्स टॉक अबाउट प्रशांत सुरवे, एक और कोच हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं। बेंगलुरु बुल्स की तो हमने बात करी, लेकिन अब बंगाल वॉरियर्स की बारी आ गई। कोचिंग में सेटअप है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं और बंगाल की टीम अच्छा खेलती है, प्रॉमिसिंग दिखती है, बट कहीं ना कहीं टाइटल से महदूद हो जा रही है। लेट्स टॉक अबाउट द न्यू कोच प्रशांत सुरवे जो बंगाल वॉरियर्स के लिए आए हैं। इस टीम में फजल अत्रचली हैं, इस टीम में मनिंदर सिंह है, इस टीम में और भी प्रॉमिसिंग प्लेयर्स हैं, लेकिन क्या लगता है कि ये कोच किस तरीके से इनकी जर्नी रहने वाली है, क्या लगता है आपको? प्रशांत सुरवे, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये पिछले 2 सीजन से बंगाल वॉरियर्स के असिस्टेंट कोच हैं और उनको इस बार प्रमोशन मिला है, वो हेड कोच बने हैं। और हेड कोच बनते ही उन्होंने जो सबसे कमाल की चीज दिखाई, पीकेएल प्लेयर ऑक्शन, पीकेएल 11 का जो प्लेयर ऑक्शन था उसमें मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ उनसे, क्योंकि उन्होंने ऐसे खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते भी हैं और उनको कम पैसों में भी खरीदा। सबसे पहले हैं फजल अत्रचली, जिनको मात्र 50 लाख रुपए में खरीदा, वो एक स्टील बाय थे। उसके बाद उन्होंने टारगेट किया नीतीश कुमार को, राइट कॉर्नर डिफेंडर नीतीश कुमार, जिनके नाम एक पीकेएल सीजन में सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट है, 100 टैकल पॉइंट है उनके नाम। उनको टारगेट किया और उनके पीछे कोई टीम नहीं गई, उनको वो 13 लाख में खरीद लिया उन्होंने। तो ये काफी अच्छी स्ट्रेटेजी थी। और उसके बाद मनिंदर सिंह की हम बात करें तो मनिंदर सिंह को भी 1.15 करोड़ में उन्होंने खरीद लिया, तो काफी कमाल के ये भी स्टील बाय थे उनके लिए। उसके बाद उन्होंने मयूर कदम को भी खरीदा जो पटना पायरेट्स में थे पिछले सीजन। काफी अच्छा प्रदर्शन किया था जितने भी मौके मिले थे मयूर कदम को, और इस बार हो सकता है वो टीम के प्लेइंग 7 में डिफेंस में नजर आए मयूर कदम बंगाल वॉरियर्स के। तो पीकेएल 11 प्लेयर ऑक्शन में काफी अच्छा उन्होंने दिखाया कि किस लेवल के कोच हैं। और अब जो हेड कोच की बारी है उनकी, ऑलरेडी वो 2 सीजन से टीम के असिस्टेंट कोच हैं। तो उम्मीद यही है कि टीम के साथ जो ऑलरेडी जो खिलाड़ी वहां मौजूद हैं उनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो उनसे अच्छा परफॉर्मेंस निकलवा लेंगे। और क्या लगता है आपको, एक तो टीम के फॉर्मेशन के हिसाब से बता दो और कोच की भी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। प्रशांत सुरवे जो सेटअप से जुड़े हुए हैं 2 साल से, असिस्टेंट कोच, अब बतौर हेड कोच की भूमिका निभाएंगे और प्रेशर अलग होता है जब असिस्टेंट से हेड कोच में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि सवाल मीडिया भी आपको बाहर से पूछ रही होती है, अंदर भी आपको टेक्निकली स्मार्ट होना पड़ता है। पहले भी आप स्ट्रेटजी बनाते हो लेकिन लाइमलाइट थोड़ी बढ़ जाती है जब हेड कोच बन जाते हो। तो क्या लगता है आपको, स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या लग रही है इनकी? सबसे पहले तो स्ट्रेंथ यही है कि इनके पास प्लेयर्स ऐसे हैं जो अकेले अपने दम पे मैच को पलटने का दमखम रखते हैं। उसमें मनिंदर सिंह भी हैं, फजल अत्रचली भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छा डिफेंस करते हैं। तो ऐसे दमखम वाले खिलाड़ी हैं उनके पास, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है उनके लिए। वीकनेस में इनके पास राइट कवर का जो डिफेंडर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस या बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी अभी तक नहीं है उनके पास राइट कवर में, तो यहाँ पे थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है। लेफ्ट कॉर्नर ऑब्वियसली फजल अत्रचली संभालते हुए नज़र आएंगे। फजल अत्रचली हम सब जानते हैं, सुल्तान उनको बोला जाता है। डिफेंस में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स पीकेएल हिस्ट्री में उन्हीं के नाम है, तो उन पे डाउट करना कहीं से कहीं तक कोई सवाल ही नहीं होता कि हम फजल अत्रचली के पोटेंशियल पर डाउट करें, या चाहे फिर वो नीतीश कुमार हो। हालांकि पिछले 1-2 सीजन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया है नीतीश का, लेकिन उनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि जिस दिन वो फॉर्म में होंगे उस दिन मैच पलट देंगे। और फिर रेड की हम बात करें तो मनिंदर सिंह है वहाँ पे, नितिन धनकर हैं, तो काफ़ी अच्छा रेड डिपार्टमेंट भी है वहाँ पे। नितिन को काफ़ी ग्रूम किया बंगाल वॉरियर्स ने, बहुत ज़्यादा। नितिन को मैंने भी क्लोज क्वार्टर्स में काफ़ी देखा है, बहुत सारी लीग्स में जब वो खेल रहे थे। अच्छे प्लेयर हैं और उस समय भी बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर दिखते थे, और अब जिस तरीके से बंगाल ने उनको ग्रूम किया, आई थिंक कुडोस उनको बिल्कुल परजाई मिलनी चाहिए, बिकॉज जिस तरीके से वो खेल भी रहे हैं, अच्छा खेलते हैं। अगर आप लास्ट एडिशन भी देखेंगे तो डेफिनेटली मनिंदर सिंह उनके मेन रेडर थे, बट उसके बाद जो दूसरी रेड लगाने कोई बंदा जाता तो नितिन को उन्होंने पुश किया, उस तरीके से कॉन्फिडेंस दिया, जिसकी वजह से नितिन की ये परफॉर्मेंस आपको दिख रही है। तो नितिन धनखड़ से भी मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार वो और अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि अब फजल अत्रचली भी आ गया, तो मुझे लगता है 2 सीनियर प्लेयर उनको ज्यादा सिखाएंगे, अच्छी तरीके से वो लेकर के
चलेंगे। क्विकली आदिल, लास्ट थोड़ा सा हम एक प्लेयर को थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा प्लेइंग 7 का क्या सेटअप हो सकता है इस पे बात कर लेते हैं बंगाल वॉरियर्स के। जैसे डिफेंस की हम बात करें तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि लेफ्ट कॉर्नर फजल अतर चलिंग रहेंगे, राइट कॉर्नर नितेश रहेंगे, राइट कवर पे श्रेयस उम्बरदंद होंगे। मुझे ऐसा लगता है श्रेयस उम्बरदंद को पहले मौका दिया जाएगा। लेफ्ट कवर की बात करें तो लेफ्ट कवर पे 2 खिलाड़ी काफी अच्छे हैं, उन दोनों में से किसी एक को मौका मिलेगा, या तो मयूर कदम होंगे या तो वैभव गर्जे होंगे। ये दोनों लेफ्ट कवर है, इन दोनों में से किसी एक को मौका मिल सकता है। और 3 रेडर की बात करें तो पहले तो मनिंदर सिंह ऑब्वियसली टीम के मेन रेडर हैं, फिर नितिन भी अब मेन रेडर की कैटेगरी में आ जाएंगे क्योंकि पिछला सीजन बहुत अच्छा उन्होंने खेला था। तो नितिन धनखड़ आएंगे सेकंड रेडर, और थर्ड रेडर मुझे ऐसा लगता है विश्वास को मौका दिया जाएगा एक बार फिर से। पिछले सीजन भी विश्वास बंगाल वॉरियर्स के साथ थे और इस बार भी बंगाल वॉरियर्स से खेलते नजर आएंगे। बिल्कुल कंप्लीट कर लें। ये प्लेइंग 7 था और इसी पे जो मेन स्ट्रेटेजी रहेगी टीम की कि डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इस टीम का, तो डिफेंस अटैक करते हुए दिख सकता है। हालांकि फजल अतरचली बहुत ज्यादा अटैक करते हुए नहीं नजर आते, वो अटैक को इनिशिएट नहीं करते जल्दी, लेकिन फिर भी फजल अतरचली जिस दर्जे के खिलाड़ी हम सब जानते हैं कि किसी भी तरफ से वो अपने इलाके से ज्यादा पॉइंट कंसीड नहीं करते फजल अतरचली। और वैसे ही नीतीश कुमार भी हैं, वो भी ज्यादा पॉइंट कंसीड नहीं करेंगे, वो अटैक करने जरूर जाएंगे। और अगर मयूर कदम को मौका मिला लेफ्ट कर पे तो मयूर कदम एक एग्रेसिव, बहुत ज्यादा एग्रेसिव डिफेंडर हैं, तो वो बहुत ज्यादा एडवांस टैकल करते हुए नजर आ जाएंगे। और रेडिंग में भी मनिंदर सिंह है, नितिन धनखड़ हैं, तो टीम ज्यादा अटैक करते हुए नजर आ सकती है रेडिंग में भी। बिल्कुल, तो आदिल ने काफी बेहतरीन तरीके से समअप कर दिया। बीच बीच में मैं इनको रोक रहा था लेकिन ये रुके नहीं है। बंगाल वॉरियर्स ज्यादा इनकी फेवरेट दिख रही है जिस तरीके से इन्होंने समअप किया। हालांकि मैं तो न्यूट्रल रहता हूँ, आपको पता है मैं सारी टीमों को सपोर्ट करता हूँ। चलिए क्विकली आते हैं, 1 मिनट में समअप कर देते हैं, एक प्लेयर पिक कर लेते हैं। प्रदीप नरवाल, ऑब्वियसली द बिगेस्ट स्टार इन कबड्डी फॉर श्योर, और बिगेस्ट स्टार ऑल्सो फॉर बेंगलुरु बुल्स। और अप अगेंस्ट होंगे वो मनिंदर सिंह के, अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन प्रो कबड्डी लीग और वन ऑफ द बिग स्टार्स फॉर बंगाल वॉरियर्स। ये दोनों का आमना सामना आप कैसे देख रहे हैं जब ये मैच होगा इन दोनों के खिलाफ? बेंगलुरु वर्सेस बंगाल का मैच होगा। अभी दोनों ही आए थे, पीकेएल की जब शुरुआत हुई थी बॉम्बे में, जो इवेंट था इंडिपेंडेंस डे पे, वहां पे कितने भाईचारे की तरीके से बातचीत चल रही थी। बट जब मैच होता है तो फिर वो आप भूल जाते हो उस चीज़ को और आप जीतना चाहते हो। तो कैसे देखते हो लेजेंड प्लेयर्स का जब ये मुकाबला होगा आमने सामने, हेड टू हेड, कैसे देखते हो? मैच के दौरान तो बिल्कुल कोई वो नहीं, सब एक दूसरे का ओपोनेंट होते हैं और दोनों मैच जीतने की कोशिश करेंगे। मनिंदर सिंह हम सब जानते हैं कि पावरफुल रेड करते हैं। अगर उनको कोई अकेला डिफेंडर पकड़ने की कोशिश करेगा तो वो आराम से उनको छुड़ा के भाग सकते हैं या उनको अपने साथ लेके अपने पाले में आ सकते हैं। और वहीं प्रदीप की बात करें तो डुबकी किंग, वो डुबकी मार के 4-5 खिलाड़ियों के नीचे से निकल सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी है उनके अंदर अभी भी। हालांकि पिछले 1-2 सीजन से थोड़ा सा डाउन नजर आया, लेकिन अब वो ज्यादा फिट नजर आ रहे हैं पहले के मुकाबले, और हो सकता है इस बार हमें तेज तर्रार रेड करते हुए नजर आए। तो दोनों के बीच जो है एक पावरफुल रेड करता हुआ नजर आएगा, एक तेज तर्रार रेड करते हुए नजर आएगा, तो काफी अच्छा बैटल होने वाला है। बिल्कुल, लास्ट में बस ये बोलूंगा प्रदीप नरवाल के लिए कि फॉर्म इज ऑलवेज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट, और क्लास उनकी परमानेंट है। प्रदीप नरवाल इतिहास में एक बार आते हैं, कबड्डी के इतिहास की अगर हम बात करें तो ऐसे खिलाड़ी बहुत कम बनते हैं। और हैट्स ऑफ टू हिम, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, स्पेशली पटना पायरेट्स के साथ जो उनका टाइम था, आई थिंक स्वर्णिम दौर था पटना पायरेट्स का भी और प्रदीप नरवाल के करियर का भी। और उम्मीद करते हैं कि वही करियर फिर से रिवाइव हो, उसी तरीके की परफॉर्मेंसेज हमें देखने को मिले। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।